अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़-ओ अमान में होंगे। नाज़रीन, जिस तरह के आप लोगों को पता है कि 2023 जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और तक 2024 जो है वो आने वाला है, उसकी आमद है। तो आपने ये देख आज हमने इस शो में इस बात का जायज़ा लेना है कि हमने 2023 में क्या किया, अपनी ज़िंदगी कितनी अचीवमेंट या कितने गोल्स को जो है हमने अचीव किया है। जो हमने प्लानिंग 2022 में की थी, क्या हम वो 2023 में अचीव कर सके हैं, और हमने 2023 में ऐसा क्या प्लान किया है जो हम 2024 में हमारा एक गोल सेट है कि हमने इसको अचीव करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने 2022 में सोची तो, लेकिन हम 2023 में वो कंप्लीट नहीं कर सकते, हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर सके। वो क्यों नहीं कर सके, उसकी रीज़न क्या थी? अ, अगर आपने ये सोचा कि मैं तो अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास बड़ा टाइम है, मुझे अपनी जवानी में टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तो ये सबसे बड़ी टेंशन है। ज़िंदगी के लिए और अपने फ्यूचर के लिए कोई रिस्क नहीं ले रहे, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। आपको रिस्क लेना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए सोचना होगा। अगर मैं बात करूँ अभी की, तो आपके ये वो टाइम है जब आपकी हेल्थ, आपकी फ़ोकस और आपकी एनर्जी अपनी पीक पर है। आप इस टाइम कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन फिर जब ये टाइम गुज़र जाएगा, फिर एक वो टाइम आएगा जब आप इस टाइम को याद करेंगे और कोसेंगे कि तब मेरे पास हर चीज़ मौजूद थी, काश कि मैं अपने बारे में सोचा होता, काश जो मैंने एक गोल सेट किए थे उनको अचीव करने के लिए मेहनत की होती, स्ट्रगल की होती, तो आज मैं इस हालत में ना होता। अब आपने अपनी ज़िंदगी के लिए 2023 में ये सोचना है कि आपने जो प्लानिंग करनी है उसको कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अपनी ज़िंदगी में उसका इनपुट कैसे करना है, या फिर आपने बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो चीज़ें हैं, जो वीडियोज़ है, उसको स्क्रॉल करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आपको प्लानिंग है कि वो आपको ट्रैप कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, व्हेन यू आर नॉट पेड अ प्रोडक्ट यू आर अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी के लिए खुद एक प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप देखिए, आपको हर चीज़ आज बगैर पैसों के, हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वो क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से वो स्ट्रगल, वो मेहनत, हर चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको घर में बैठे एक बटन क्लिक करके हर चीज़ मिल जाती है, आपको कहीं स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे आप, अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ मैं आपको, अगर आपने किसी चीज़ पे सर्च करना है, आप उसको सर्च नहीं करेंगे, आप लोगों से नहीं मिलेंगे, आप उसके ऊपर एक पूरी थ्योरी तैयार नहीं करेंगे, आप जस्ट मोबाइल उठाएँगे, उसके अंदर ये डालेंगे कि मुझे इसके बारे में हिस्ट्री चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ आपके पास आ जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएँगे। जो काम आपका 8 से 10 घंटे में होगा, जो आपने एक पूरा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आपको इतनी देर में तैयार करनी होगी, वो आपको 2 मिनट में मिल जाएगी। तो इस तरह हम बहुत सारे अपनी जो करते हैं, हम उसके लिए भी पीछे रह गए हैं। लेकिन अब हमने 2023 में ये अहद करना है और ये सोचना है कि हमने जो इस साल नाकामियाँ की हैं, वो आने वाले साल में हम ना करें। हम आने वाले साल में अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करें और कुछ ऐसे गोल सेट करें, और उसको हमने सेट ही नहीं करना, उसको अचीव भी करना है। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका 2023 कैसा रहा, और 2023 में जो उन्होंने प्लानिंग्स की थी, क्या वो उसको अचीव कर सके, और 2024 की उनकी क्या प्लानिंग है, और उनको अचीव करने के लिए इन्होंने कौन से जो है सेट अपना बनाया हुआ है, प्लान सेट किया हुआ है कि उनको कैसे अचीव करना है। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूं। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया अली, एडवोकेट, हाई कोर्ट है। इसके अलावा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन की लीगल एडवाइस और एग्जीक्यूटिव भी हैं। उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, वो है वकास शहजाद इलियास साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। मैम, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि 2023 आपका कैसा रहा? क्या आपने जो 2022 में प्लानिंग्स की थी उसको अचीव कर सके, या कोई प्लानिंग नहीं की थी, आप भी बगैर प्लानिंग के चल रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ मतलब लॉयर, हम हम्म। लोग प्लानिंग करते हैं कि हम इस साल जो है, जो लास्ट ईयर्स में हमने जो हमसे मिस्टेक्स हो गई हैं, गलतियां हो बिल्कुल। गई हैं, और हमें आने वाले वक्त में कुछ बहुत अच्छा करना है और बेटरमेंट की तरफ जाना है। लेकिन होता ये है असल में कि हम लोग प्लानिंग ही करते हैं,
जैसे हम सोचते हैं कि कल हमने ये काम करना है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक प्लानिंग हो रही होती है अल्लाह मियां की तरफ से। तो जाहिर है कि हम अपनी तरफ से जो प्लानिंग करते हैं और हम उसमें कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो रब की जात है बेहतर प्लानिंग जो है वो उस तरफ से होती है। तो कोशिश हम कर सकते हैं, और मैं ये समझती हूँ अपने लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और ये तो सबसे बड़ा हमारा फॉल्ट है, वो ये बिल्कुल है कि हम सोच लेंगे अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम जा रहा है। हमने बिल्कुल। अपने फ्यूचर को अभी से ही सेटअप करना है। अच्छा, कोई ऐसी चीज थी जो आपने सोचा था कि मैं इस साल करूंगी और आप नहीं कर सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं सोचती हूँ वो मैं करती भी हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब लगन से, मेहनत से। हम्म। मेरी एक आदत है कि मैं जो प्लानिंग कर लेती हूँ, बस उस पे मुझे ये होता है कि मुझे कोई टास्क मिल जाता है तो मैं हम्म। कोशिश करती हूँ, और अल्लाह की तरफ से ये है कि मदद भी होती है और वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा खुद पे फोकस कम है। हाँ। बीइंग अ मदर बच्चों पे ज्यादा होता है, तो उनके लिए बहुत प्लानिंग करती रहती हूँ मैं। तो उनकी प्लानिंग्स भी आसानी से अचीव कर लेती हैं आप, या उसमें आप नहीं, कहती हैं कि नहीं नहीं हो फिर सही? नहीं, उनकी प्लानिंग जो है ना उस तरह से फुलफिल नहीं हो पाती। हम्म। अगर मैं उनकी इस तरह से बात करूं कि बच्चों की अपनी भी लाइफ है, उनकी भी जाहिर है अपनी थिंकिंग है। तो हम्म। बच्चे सम टाइम तो बहुत जल्दी चीज़ों और चेंज को जो है वो कबूल कर लेते हैं, हम्म। लेकिन बहुत जल्दी, लेकिन बहुत मुश्किल से वो हम जो चीज़ करवाना चाहते हैं उनसे वो उसको नहीं कर नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। बिल्कुल, उनके मूड स्विंग्स है ना। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हैं वो, मतलब उनकी कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट होगा हम्म। तो वो फिर वो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। वकार साहब, आपसे पूछें कि आपका 2023 कैसा रहा? अच्छा रहा? आपके गोल्स जो आपने सोचे थे आपने उनको अचीव किया, या फिर आप कह रहे हैं 2024 में देखेंगे? 2023 सो सारा कोई इतना अच्छा भी नहीं कह सकता, इतना बुरा भी नहीं कह सकता। ठीक है। हाँ, 2022 के प्लान्स थे काफी, 2023 में मैंने कंप्लीट करने थे लेकिन नहीं कर सका। ठीक है। कुछ के लिए टाइम की कमी थी, कुछ मुल्क नहीं, की, एक साल टाइम की कमी नहीं होती, नहीं, बहुत होता है। वो कुछ मसरूफियत कह लें, हाँ, कुछ मुल्क की मसरूफियत कह सिचुएशन सकते हैं। जो हालात आपके सामने है कि काफी ठीक है। क्रिटिकल थे, हम्म। उसमें वो चाहते हुए भी नहीं कर सके पूरे। तो वैसे ना बुरा कह सकता ना मैं अच्छा कह सकता, लेकिन ये है कि प्लान्स काफी थे जो ना पूरे हो सके मेरे इस ठीक है। साल में। तो आपने उन प्लान्स को छोड़ दिया, या आप अभी भी जो हैं पूरे पुरजोश हैं उसको एक्साइटेड हैं करने के लिए कि अगर अब नहीं हो सके तो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जो है मैं इसको जरूर कंप्लीट करूंगा? प्लान्स जो बने हैं वो छोड़ने वाले के लिए तो नहीं बने ना, वो हाँ। मैंने पूरे करने हैं। 2023 ना सही, 2024, 2025 करूंगा जरूर। ठीक है। अगर हम उसमें पूछे कि कोई एक प्लान जो आप शेयर करें, जो आप कह रहे हैं कि वो मैंने करना ही है अचीव, वो क्या है? मेरा प्लान था कि फैमिली के साथ एक फॉरेन ट्रिप। ठीक है। वो प्लान मेरा नहीं हो सका पूरा, बदकिस्मती से कह लें, लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है कि एक टूर मैंने बच्चों के साथ बाहर जाना है, ठीक हो गया। उनको विजिट करवाना है। ठीक है। ये प्लान है जो मेरा 100% है कि मैंने पूरा करना है इसको। ठीक हो गया। ठीक हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप इस प्लान में कामयाब हो जाए। अच्छा साथी, अगर मैं पूछूं आपसे कि इतनी सारी चीज़ों को एक वक्त में हैंडल कर रही हैं, कैसे? ये अब अभी आपने कहा ना कि प्लानिंग, हम्म। तो ये जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हो आप कुछ नहीं कर कर सकते हो। सकते हो, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। आपको सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना होता हम्म। है, और आपने, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपने करनी ही करनी है। हम्म। ठीक है, जब हम्म। आप इतनी ज्यादा चीजों में अपने आप को एंगेज कर लेते हो तो फिर डेफिनेटली आपने करना है, उसके अलावा कोई रास्ता कोई नहीं है। हम्म। तो फिर अगर आप छोड़ते चले जाते हो तो फिर क्या होता है, फिर मुश्किलात आना शुरू हो जाती है ना, शुरू हो फिर जाते ज़ाहिर हैं। ठीक है। डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है। तो उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेती हूँ, अगर मैं फॉलो अप नहीं करती प्रॉपर ठीक है। तो जाहिर है फिर इंसान नहीं मैनेज कर सकता। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, और साथ ही एक और बात, आपने यही फील्ड्स क्यों चूज की? हाई कोर्ट में एडवोकेट की फील्ड की, अगर मैं एक स्पेसिफिक आपका प्रोफेशन देखूं तो ये फील्ड आपने चूज क्यों की? आपको शौक था, आपकी फैमिली में था, या फिर इसी तरफ और नहीं जा सकी तो आपने ये वाली फील्ड को चूज कर लिया? मैं आपको बताती हूँ, ये फील्ड मैंने इसलिए चूज की, उनसे बहुत ज्यादा अटैच हूँ। ठीक है, मैं कुछ तभी कर सकती हूँ जब मुझे होता है कि ये मैं इनके लिए कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। हुआ ये कि मुझे हमारे पाकिस्तान में, कहना तो नहीं चाहिए, हमारे पाकिस्तान का जो है ना, अब आप देख लें हाल, अब पता ही है आपको सबको। ठीक है। उसमें ये है कि आपको पावर में, मतलब हमारी ये वाली जो डिग्री है ना वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। हम पावर में होते हैं, मतलब हमें ये है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते होते, लेकिन ये हमारा नाम ही काफी है, बस कहने की बात ये है। हाँ। तो वो बच्चों को ना एक सिक्योरिटी मिलती है हर तरह से, ठीक कि है। हम उनके लिए अच्छे लेवल पे जाके उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। उनकी एजुकेशन में हर जगह। ठीक हो तो गया। उनको सिक्योर रखने के लिए, मतलब खुद को सिक्योर रखने के लिए कि कोई कहीं पे कुछ कहेगा नहीं, लोग क्यों करते हैं। दूसरा ये है कि मेरे अंदर एक और चीज भी थी कि मैं ना
बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं किसी तरह से उन लोगों की मदद कर सकूं, स्पेशली फीमेल्स की, ठीक है। कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल में होती हैं और उनको सही कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, पा रही होती। वो मैंने अपने घर में देखा। ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जैसे हम्म हमारी मेड्स आती हैं, उनके पास वो इतनी हेल्पलेस होती हैं बेचारियां हम्म कि उनकी कोई, जैसे कहते हैं ना, दाद रसी और उनकी फरियाद कोई सुनने वाला सुनने नहीं में होता। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ऑन एयर मुझे ये वाली बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए जिस हद तक हेल्पफुल हो सकूं, और वो मैं जरूर करती हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत, बिल्कुल क्योंकि इससे आपका जो ज़मीर है और वो बहुत मुतमईन होता है अगर आपने किसी की हेल्प कर दी है, और वो हेल्प जो है आपकी बिल्कुल एक सही बंदे के लिए आपने की है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी सही वाली अचीवमेंट होती है आपके प्रोफेशन के थ्रू। बिल्कुल, आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना, वो बहुत जरूरी ज़रूरी है। है, बिल्कुल आप ऐसे ही। कोई एक अच्छा काम कर लो, किसी एक की मदद करो, तो आपको वो जो खुशी होती है, हम्म वो जो सुकून होता है ना, वो बहुत बड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। बस। अच्छा वकास साहब, आपसे पूछें कि आपने प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया? आपकी फैमिली में था या आपको शौक था, या आप भी सादिया वाली बात के कहेंगे कि एक पावर आ गई है मेरे पास इस नाम के साथ? मेरे साथ ना, मैं सहाफत का शौक था, रखता था और सहाफ़ी बनना चाहता था। ठीक है। और वकालत की जो फील्ड है, बहैसियत एक वकील से मैं इस पेशे को पसंद नहीं करता था। अच्छा, मैं एक हादसाती तौर पे वकील बना हूँ। अब आपको सजा मिली है कि आप इस सजा पेशे को आप कह पसंद नहीं सकते हैं, करते सजा है। थे। मैं ऐसे ही एक दोस्त के साथ बैठा हुआ, तो मेरा एक दोस्त है वो वकील है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा, जी आप वकास सहाफत जो करना चाह रहे हो, सहाफत से मजबूत प्रोफेशन आप ज्वाइन करो। मैंने कहा जी इससे मजबूत कौन सा प्रोफेशन है? उन्होंने कहा जब वकील क्यों नहीं बनते? हम्म तो उस वक्त उनकी बात एक ऐसी टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने क्लिक किया मेरे माइंड ने, और वेरी नेक्स्ट डे मैंने एडमिशन लिया लॉ कॉलेज में, और मैं वकालत में आ गया। ठीक है। और उसके बाद मुझे फील हुआ कि वो जो उस वक्त उन्होंने जो मुझे कहा और जो मशवरा दिया, वो बड़ा एडवाइस दी अहम थी। और कीमती था। हम्म और उस पर इम्प्लीमेंट जो मैंने किया वो मेरे आज बेनिफिट में है, और मुझे आज उसका फील होता है। और मैं उसको, वो शख्स को हमेशा थैंक्स करता हूँ कि यार आप वो शख्स हो जिसने मेरी लाइफ बदली। क्योंकि अब जितने भी बड़े बड़े तो आपके मुल्क बनाने वाले हैं, इलामा इकबाल हैं, कायद आज़म हैं, बिल्कुल गांधी हैं, बिल्कुल। जितने भी ये शोबे वकालत से ताल्लुक रखते हैं, हम्म आपके जितने भी बड़े बड़े आप जो नाम आज देख लें जो आपकी इस वक्त मौजूदा सियासत में, वो वकील हैं। तो उनकी वकालत में और आज की वकालत में आप फर्क नहीं समझते? लेकिन वकालत हमेशा से एक ही तरह के, वकील भी एक ही तरह के होते हैं। हाँ, वकालत में फर्क ये कह सकते हैं कि देखें वक्त भी बदल रहा है, आज की वकालत मॉडर्न हो गई है, पुरानी वकालत थोड़ी ओल्ड ट्रेंड की थी, तो ये फर्क है। लेकिन वकील तो वही है जो आज से 100 साल पहले वकील था, वो भी आज वही वकील है। लेकिन अगर हम थोड़ा पहले की बात करें तो वो उनमें सिंसियरिटी थोड़ी ज्यादा नहीं थी? वकील हमेशा सिंसियर मिलेगा आपको। अच्छा। आपको कोई वकील भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने किसी क्लाइंट के साथ धोखा किया। देखिए, आप जो टेंशन जो है, एक आम बंदे की टेंशन, वो वकील को देके सो जाता है, और उस टेंशन को लेके वकील पूरी रात उस पढ़ता है, उसको सोल्यूशन ढूंढता है, और वही आगे उसको कोशिश करता है। एक शख्स, उसे कानून का नहीं पता, क्या वो इंसाफ ले सकता है? उसे तो पता ही नहीं राइट्स का। आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको पता है? ठीक है। कोई भी आम बंदा, उसको नहीं पता उसके राइट्स क्या है। ठीक है। अगर वकील ना हो तो वो अपने राइट्स के बारे में बोल सकता है, बिल्कुल ना ऐसे हक ही ले है। सकता है। लेकिन वकास साहब, अगर वकील के ऊपर ही कितना डिपेंड करता है कि वो जो आपके पास कैंडिडेट आया या जो बंदा आया आपके पास लेके अपना मसला, कि उसको सही मशवरा देना चाहिए, और देते होंगे कितने परसेंट ऐसे? 99% मैं लॉयर्स की कहता हूँ कि वो सही मशवरा देते हैं, गाइड सही करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखें, जो वकील है, किसी को प्रोफेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन वकील अपने प्रोफेशन में 100% जो है वो सिंसियर है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, आप देख लें, यूनिटी और हमारे नाम और फिर अगर इतने सिंसियर हैं तो वो एक केस को इतना अरसा लेके वो क्यों गोल गोल घूमता है? क्योंकि वो देखे ना, जिसको इंसाफ चाहिए वो वकील के पीछे। अब वकील के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी वकील को देख रहे हैं कि इंसाफ कब हमें जो है ये लेके देगा, और कब जो है हमारा हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन वकील नहीं है, उसकी रीजन है जुडिशरी। आपकी अदालत क्या करती है? देखिए, कौंसल दोनों साइड से होते हैं। ठीक है। एक कौंसल ने केस जीतना, एक ने हारना है। ठीक है। उसको डिसाइड किसने करना है? वो एक जज ने करना है। अब एक जज है, वो फाइल ना पढ़े, वो केस के अंदर डेट्स दे, तो उसमें वकील का कसूर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि क्लाइंट को रिलीफ जल्दी से जल्दी मिले। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जितना हम रिलीफ दिलाएंगे उतना क्लाइंट का ट्रस्ट हम पे डेवलप होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वहां पर एक जो जज है, वो इस चीज को नहीं समझता। क्योंकि देखिए, वो है जुडिशरी। उन्होंने ये नहीं देखना कि ये क्लाइंट किसका है,
उन्होंने एक तरह से वो भी कमजोर है, क्योंकि एक जज होता है और 250 केसेस देखने केसेस होते हैं, ठीक और है। आपने विद इन 7 से 8 आवर्स में उनको देखना है, ठीक है, वो भी इंसान है। ठीक हो तो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा जुडिशरी का निज़ाम बेहतर बने, ठीक है, तो केस मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लेंथी हो। ठीक है। और अगर आपके लाइफ पीरियड में या आपके जब क्या सबसे जो लंबा चला है या जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा थी, वो कौन सा केस था और उसकी क्या ड्यूरेशन थी? देखिए, यहाँ पे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, एक मिसाल है। हम्म। मेरा अपना फैमिली मैटर ही सबसे लंबा चला है। कितना लंबा? तकरीबन वो अभी भी पेंडिंग है, 2 साल हो चुके हैं उसको। अच्छा, तो वो अपना ही केस में है, उसे कहने कि आज भी लंबा चल रहा है। बाकी कोशिश तो मेरी होती है कि शायद कि या उसमें मेरी गलती है, या कह लें कि मेरा नसीब ऐसा कि अपने केस को लंबा कर लिया है। लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि विद इन 1 आवर कराऊं, 1 ईयर मैक्सिमम उसको कंप्लीट कर दूं केस। अगर आपका अपना केस भी अभी तक लंबा चल रहा है तो फिर हम मान सकते हैं कि वकील वाकई में सिंसियर होता है और आपको सिंसियर मशवरा देगा। अच्छा सादिया, अगर आपसे पूछूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाँ जी। है क्या, हमारे देखने वालों को पहले क्लियर करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब क्योंकि मैं वुमेन चैम्बर को लेके बात करूंगी कि हम लोग खवातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिसमें खवातीन के लिए बहुत आसान हो जाता है। जो हमारी स्किल्ड खवातीन है, मतलब लोग हमारी खवातीन घरों में बैठ के बहुत स्किल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा काम बिल्कुल, कर रही है, बहुत हुनर है उनके बहुत पास। हुनर है उनके पास। कोई सिलाई कढ़ाई में अच्छी है तो कोई डिफरेंट मतलब उस पे टेबल मैटिंग पे काम कर रही है, तो कोई क्लचेस बना रही है, तो इस बिल्कुल। तरह से। तो हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी हमारी मेंबरशिप होती है, ठीक ठीक है। है। मेंबरशिप के बाद वो हमारी मेंबर बन जाती हैं, ठीक ठीक है। उसमें ये होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू पूरे पाकिस्तान में, और बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो एग्जीबिशंस होती हैं तो वो हमें फेडरेशन या मतलब चैम्बर्स के थ्रू हमारे चैम्बर में डायरेक्टली मेल्स आती हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एग्जीबिशंस होने वाली हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें फिर हमारी जी उनको भी हमारी खवातीन, हम उनको जो है वो मैसेज करते हैं, उनको ठीक है, कन्वे करते हैं ठीक है, कि वो अपनी प्रोडक्ट इस हद तक मतलब ठीक है, बना लें अपना सारा सामान जो है उनके ठीक है, पास। और उसके बाद हम वो स्टॉल्स जो होते हैं वो हम ठीक स्टॉल्स है। लगाते हैं। अच्छा सॉरी, आप उसको खुद अचीव करती हैं, खवातीन को ढूंढती हैं, या वो आप तक आसानी से पहुंच जाती हैं? उसका क्या क्राइटेरिया? नहीं नहीं नहीं, खवातीन असल में शुरू में मुश्किल होती है, ठीक है, फिर जैसे हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे मैं अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ और मैंने मेंबरशिप ली है तो मुझे वहां से बहुत बेनिफिट्स मिले हैं, ठीक ठीक है, है। तो मैं जरूर अपने सराउंडिंग में जो ऐसी खवातीन हैं जो कि प्रॉब्लम में है, उनके पास कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है। सही, देखिए खवातीन आउटलेट्स नहीं बना सकती, खवातीन शॉप्स नहीं ले सकती, ऐसे वो ही वहाँ है, पे 20 मतलब वो उसको चला नहीं नहीं सकती, उनके सकती लिए है, बैठना इतना वहाँ पे वसाइल नहीं है कि देखिए उसको वहाँ किसी डिस्प्ले कर सके। देखिए उनके पास बिल्कुल सही बात है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है कि वो उनको, एक तो उनके पास कैपिटल नहीं होता है इतना, ठीक है, ठीक है, कि वो मतलब उसको। दूसरा ये है कि वो फिर खवातीन पूरा दिन नहीं स्पेंड कर सकती, ज़ाहिर है उन्होंने अपना घर भी देखना घर है, भी बच्चे भी देखना देखने है, हैं, बिल्कुल, फैमिली भी देखनी है। तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि क्वार्टरली एग्जीबिशंस होते हैं, 2-3 भी हो जाती हैं। हमारा अपना जो वुमेन चैम्बर का एक मेगा इवेंट होता है ब्लू फेयर, ठीक है, वो हमारा साल में एक दफा होता है, हर फेब में या मार्च में होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान से खवातीन आती हैं। ठीक है। ब्लू फेयर की तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेंबरशिप की बात करेंगे। चलिए, मेंबरशिप ठीक है। कैसे होती है? मेंबरशिप कैसे होती है? मेंबरशिप के लिए एक जो खातून है उसका एनटीएन होना जरूरी है, नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है, उसमें उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और फिर चैम्बर की बहुत नॉमिनल सी फीस है, ठीक है। और बस उसका सीएनआईसी और 2 पासपोर्ट तस्वीरें, उसका अच्छा, बिजनेस होना भी जरूरी है। ठीक है। तो आपको नहीं लगता उसके लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक आम खातून के पास कैसे होगी? हाँ जी, उसके लिए ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर ही, ठीक है, मतलब मैं लॉयर हूँ, ठीक ठीक है, है। ठीक है, तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पार्ट हूँ, ठीक ठीक है, है। और वो ये होता है कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो हम्म, उनको पूरा फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं ठीक है, कि वो इस तरह, बल्कि हम बड़े ही, मैंने तो चैम्बर के लिए बहुत खास रिटर्न्स का भी ठीक है, और उनके एनटीएन का भी, तो ठीक वो है, मुझसे कांटेक्ट करती हैं, तो विद इन नो टाइम उनका जो है बिजनेस रजिस्टर्ड हो ठीक जाता है, है। हम उनकी ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, ठीक है, ठीक है, हम उनकी ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। ठीक है। और फिर आराम से ये उसके आप बाद इवेंट से पहले ट्रेनिंग्स करवाते हैं या इवेंट के बाद? हमारी ट्रेनिंग्स थ्रू आउट द ईयर होती रहती हैं, ठीक है। हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आपकी इन ट्रेनिंग्स में जो खवातीन है वो कितना मतलब एक्साइटेड होती हैं इनको ज्वाइन करने के लिए, और आती हैं कितने % होता है? अगर मैं 100 बोलूँ, कितने % जो खवातीन है वो आती हैं? 70-80% खवातीन तो जरूर आती
ठीक है। और वो सीखना चाहती हैं। ठीक मैं है। आपको बताऊं, जितनी भी रूरल एरिया की बिल्कुल। खवातीन है ना, तो उन वो इतने इंटरेस्ट से आती हैं, वो पूछती रहती हैं कि हम्म फलां ट्रेनिंग कराएं। अभी हमारे चैम्बर में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से हमने 2 ट्रेनिंग्स कराई। देखिए, खवातीन एक प्रोडक्ट बना लेती है, ठीक है, लेकिन उसकी ठीक है। प्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं होती हाँ। कि वो डिस्प्ले को बेहतर कर सके, या उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा नजर आए कि वाकई कोई प्रोडक्ट है। हम क्वालिटी पे भी काम करते हैं। ये नहीं है कि नंबर्स हैं, मतलब प्रोडक्ट बंदी है, क्लचेस बना रही है, लेकिन उसमें कलर स्कीम नहीं है, उसके कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, तो उसका टेक्सचर है, ये सारी चीजें ठीक तो है। हम इसमें भी काम कराते हैं। तो हम अपनी खवातीन को सिखाते भी हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, वो आपसे हम बात करेंगे फरवरी में जो आप ये इवेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद साहब से पूछेंगे कि वकास साहब से कि अब इस टाइम कौन से केसेस की जो अगर मैं बात करें तो रेशो ज्यादा है, फैमिली ऑल मैटर्स अराउंड ज्यादा देखें तो हैं या फैमिली फिर? मैटर्स ही ज़्यादा देखे जाते हैं, कि मोस्टली जो फैमिली मैटर्स हैं, ठीक है, फैमिली मैटर्स में किस किस्म के केसेस आपके पास ज्यादा आते हैं? हस्बैंड वाइफ के इश्यूज ज़्यादा होते हैं इसमें। हस्बैंड वाइफ के इश्यूज हो गए इसमें, ये इशू बहुत ज़्यादा, और पिछले ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ ये बढ़ रहे हैं। उसकी रीजन? बर्दाश्त, जब बर्दाश्त ना रहे तो फिर ये होता है। अच्छा, और आप किस में कहेंगे कि बर्दाश्त की कमी है? दोनों में ही कमी है। एजुकेशन का बेनिफिट नहीं बल्कि नुकसान मैं ज़्यादा देखा हूँ। ठीक है। दोनों पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर मैंने ठीक है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन क्या है कि दोनों में बर्दाश्त नहीं होता, ईगो का मामला होता है, और ईगो की वजह से दोनों अदालतों में खड़े होते हैं, और उसका नुकसान ना हस्बैंड को होता है ना वाइफ को होता है, उनकी जो औलाद है उसको होता है, डिवाइड हो जाती है, और वो एहसास कमतरी का शिकार है। बहुत सी कमी आप देखिए, जितने भी ये फैमिलीज मैंने देखी हैं आज तक जो कि डिवाइड हुई हैं और जिनके ये इश्यूज चले, उनके बच्चे भी फैमिली इशू की वजह से साइको हो चुके हैं। साइको, वो आगे नहीं बढ़े बल्कि वो और इस मुआशरे में खराबी का बाइस बन रहे हैं। अच्छा, नहीं कभी आपने ये जब आपके पास केस आता है तो क्या पहले आप उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं कि ये आगे ना ही जाए, या इसी तरह ये लोगों के दरमियान में मजीद ना फैले, हम अगर दोनों फ्रीकेंड को बिठा के समझाने की कोशिश करें, तो कभी आपने ऐसा कोई कोशिश की है और वो समझे? हर वकील पहले कोशिश करता है कि ठीक है। इन चैम्बर इनका मामला रिजॉल्व, ठीक है। लेकिन आपको वही बात की ना कि लोगों ने ईगो का मसला बना लिया। वो कहते हैं जी हमारी ये अना का, हम पीछे नहीं हटेंगे, और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और कोई मामले को रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं होता। हर बंदा कहता है कि मैं आपसे बेहतर हूँ, तो इसी बेहतरी के चक्कर में वो अदालतों में आते हैं। अदालतों में आने के बाद केसेस में एक दूसरे को देखें, जब अदालत में आगे तो एक दूसरे की इज्जत महफूज नहीं रहती, एक दूसरे पे इल्जामात लगते हैं, तो इल्जामात लगने के बाद वो जो मोहब्बत, प्यार मोहब्बत होती है, वो जो बकाया बची वो भी खत्म हो जाती है। और फिर इसका सबसे बड़ा एक इशू मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ के जब ताल्लुकात खराब होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उनकी कोऑर्डिनेशन बंद कर दी जाती है, और दोनों फैमिलीज आपस में एंगेज हो जाती हैं। ठीक है। और उस एंगेजमेंट की वजह से आप देखें, जब थर्ड पर्सन आपके मामले में आता है तो मामला सुधरता नहीं, बिगड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ को जज साहब ने एक रूम में कहा आप 10-15 मिनट एक दूसरे को दें, आफ्टर 10 मिनट्स वो आए, उन्होंने कहा आबाद होने के लिए तैयार है, सिर्फ 10 मिनट्स दिए। अगर आप मियाँ बीवी को बिठा के उन्हें कहें कि आप अपना मामला रिजॉल्व करें, तो बड़े आसानी से रिजॉल्व हो सकता है। कौन सी रीजन है कि वो थर्ड पर्सन जो है उनका मामला मजीद खराब करने की तो कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश नहीं करते, होते भी वो घर के बड़े ही हैं, तो उनकी कौन सी ऐसी गलतियां आती हैं, वो क्यों पुशअप्स करते हैं कि ठीक है बस अब आप खत्म करें, आप नहीं रह सकते साथ, ऐसी कौन सी रीजन आ जाती हैं? जब आप अपनी बेटी को या बेटे को कहें कि आप ही राइट हो और दूसरा शख्स गलत है, तो इससे यही होगा कि आप ही सही हो, फिर आप दूसरे को गलत समझ रहे हो। आप गलत हो तो उसे मानो। जब आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो वहां पे लड़ाई ही होगी। तो कितने कभी आपके चैम्बर में कोई समझा है इस बात को, या फिर वही ईगो का जो आप कह रहे हैं कि इशू लेके कहते हैं कि देन अब कुछ नहीं हो सकता, आप जो है ये केस पकड़े और इसका जो है जो फौरन से फैसला करें? 30% केसेस ऐसे हैं जो रिजॉल्व हुए, ठीक है। 70% रिजॉल्व नहीं हुए। 70% में से कुछ ऐसे केसेस रिजॉल्व हुए हैं, वो भी साल, 2 साल, 3 साल के बाद जाके, जब दोनों को अकल आई कि जी अकेले रहना आसान नहीं है। एक केस था कराची का, एक केस था जो मुल्तान में आके खातून आबाद हुई, उसने केस किया आफ्टर 6 ईयर। उनका केस चलने के बाद मैंने उनके राजीनामा कराया, उनको रिजॉल्व करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वाजबात। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ठीक हो गया। अच्छा सादिया, अब बात करते हैं आपकी फरवरी पे जो आने वाला इवेंट है उसके हवाले से, जो आप कह रही हैं कि साल में एक बार होता है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इवेंट होता है ब्लू फेयर। ठीक है।
इस दफ़ा वो 13th एडिशन है उसका, ठीक है। उसमें ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से जो ख़वातीन हैं, उसमें हमारे 150 स्टॉल्स होते हैं ख़वातीन ठीक है, के। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से जो ख़वातीन हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो हमारा एक मेगा इवेंट है और उसके लिए यकीन करें कि हमें नवंबर दिसंबर में कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि इस साल हो रहा है या नहीं हो रहा और क्या डेट्स हैं। तो ख़वातीन को बहुत एक्साइटमेंट होती है उस ब्लू फेयर में आने के लिए और ये हमारा बहुत सक्सेसफुल इवेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स होती हैं ख़वातीन की और वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होती की ख़वातीन आती हैं, पेशावर से आती हैं, क्वेटा से आती हैं, लाहौर से आती हैं। हम पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स को इनवाइट करते हैं ठीक है, और हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे लास्ट 2 ईयर से तो मिसेस अलवी जो हैं वो आ रही थी, हमारे जो चीफ गेस्ट थे ठीक है, वो आके मतलब वो उसका रिबन कटिंग सेरेमनी और उसकी वो सारा करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा भी आ रहा है ब्लू फेयर 9th 10th और 11th फेब को, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सादिया, आप भी एक लॉयर हैं, एडवोकेट, आप ये फैमिली मैटर्स को कैसे देखती हैं? अभी मैं इन्हीं की बात को सेकंड करूंगी कि अगर इंसान करना चाहे ना, वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा एजुकेशन भी कभी कभी नुकसानदेह होती है। बिल्कुल। दोनों को जब अपने राइट्स का पता होना शुरू हो जाता है ना और वो अपने आप को समझदार समझना शुरू कर देते हैं तो वो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं ये समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में किसी एक बंदे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ठीक है, नेचर को देखते हुए अकॉर्डिंगली कि ठीक है, किसी ने एक बंदे को इगोइस्टिक नहीं होना ठीक चाहिए है। चाहिए कि मामला जो है वो बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही सॉल्व हो कोर्ट जाए। कचहरी में ना जाएं। अगर छोटी छोटी बातों में आप इशू क्रिएट करेंगे और दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक टाइम में हस्बैंड नहीं मान रहा तो वाइफ को मान लेना चाहिए और एक टाइम में अगर वाइफ नहीं मान रही तो हस्बैंड को मान लेना चाहिए। तो जिंदगी ऐसे गुजरती है कॉम्प्रोमाइज करके। कॉम्प्रोमाइज करके अच्छा, गुजरती और है। बहुत सारी जगह ऐसे भी मैंने सुना है, वो कहते हैं कि अगर खवातीन को बहुत सारे कानून जो है, कानून ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए, इसीलिए जो खवातीन है उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही हैं और छोटी सी भी बात होती है तो वो अपने हक के लिए खड़ी हो जाती हैं, आवाज़ उठा देती हैं, ऐसा है कुछ? वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि अवेयरनेस जो है ना इस वक्त खवातीन को थ्रू सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गई है ठीक है। और उनको ये लगता है कि जी अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चली जाएंगी। जैसे हमारा ये मतीतल पे एक बना हुआ है ये औरतों के लिए इदारा, मेरा दिन से वुमेन सेंटर मुनीजे का वो जो, तो अभी ना उनको ये बहुत ज्यादा समझ आ गई है कि अगर कोई मसला होगा तो हम वॉक चले जाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, मतलब औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज्यादा इदारे बन गए हैं ठीक हो गया। कि लेकिन जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है तो वो उनका लोग भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और वो बेचारियां बहुत सारी पिस भी रही हैं जिसे हाँ कहते हैं। बिल्कुल सही। तो अवेयरनेस आनी भी तो बहुत ज़रूरी है ना खवातीन के लिए। एग्जैक्टली अवेयरनेस आना भी बहुत जरूरी है। ये बात फिर अपनी समझ की है कि आप उस अवेयरनेस को किस तरह हाँ, से कैसे पॉजिटिव लेंगे पॉजिटिव कि ले रहे हैं या नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे। रहे हैं। अब एक सपोज एक शादी होती है, औरत शुरू से ही अपना माइंड बना के आ जाती है कि वो तो महलों की रानी बन गई है, उसे कुछ नहीं करना। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। क्योंकि आप देखें ना, शादी से पहले अगर वो करके आ रही है और महलों की रानी बनने आ रही है तो वो जहाँ आ रही है उनके भी तो प्लान है ना कि हम एक मासी को लेके आ रहे हैं। तो जब दोनों क्रैश करेंगे आपस में तो ऑब्वियसली ये चीजें तो होंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब इस तरह से होता है। मैंने वही बात एंड में वही कंप्रोमाइज है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर देखा जाए तो खवातीन बोलती हैं कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज औरत ही क्यों करे। नहीं, मर्द भी करते हैं। मैंने तो बहुत सारी फैमिलीज में देखा है कि भी कह रहे होते हैं, मर्द बेचारे बोलते नहीं है, औरतें बोलती। और तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि ये आपकी फैमिली में हो रहा है। मेरी फैमिली में नहीं हो रहा, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। मेरी फैमिली में 2020 के बाद ये देख रहा हूँ कि हो रहा है, हो मर्द रहा है। खामोश हो गए। हम जनरली देख रहे हैं ना, क्योंकि इस वक्त जनरली बात हो रही है कि वाकई इस तरह से हो रहा है। मर्द बेचारे बोलते नहीं है बहुत सारे मामलात में। मैं अक्सर कहती भी हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा कसूर है। मेरे पास आया ना कोई खातून, बल्कि आजकल भी मेरे पास इस तरह का एक केस आया हुआ है, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि इनको कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन वो बात बनती भी मुझे नजर नहीं आ रही। यानी कि औरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर वो रही। नहीं करना चाहती। वो कहती है हमारे पास बहुत आगे ऑप्शन है, हम ठीक कोई काम कर लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आईटी ने बड़ा लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है। हम तो घर बैठे इतने पैसे कमा लेंगे, तो हम क्यों करें। हाँ, बस ऐसे ही है। जब अगर जहाँ हमारे लिए आसानियां आई हैं वहां पे हमारे लिए बहुत सारी खराबियां भी आ गई। अच्छा वकास साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा तो एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार सकेगा? देखिए, कंप्रोमाइज की बात है तो एक ही को करना पड़ता है। हाँ, दोनों तो नहीं करते, और अगर दोनों करे तो लड़ाई ना हो। तो एक कंप्रोमाइज जब कर गया तो लड़ाई होगी ही। वो एक कौन है? दोनों हो सकते हैं। मैं किसी एक जेंडर को नहीं कहता, दोनों हो सकते हैं।
ठीक हो गया। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि मर्द ज्यादती करता है, औरतें करती हैं, और बाज़ औक़ात देखा है कि औरतें ज्यादती करती हैं, मर्द बर्दाश्त करता है। ठीक हो गया। लेकिन ये कहानियां ही हैं। बर्दाश्त जो है मैं नहीं देख रहा कि आजकल है, दिन ब आजकल दिन खत्म हो बर्दाश्त गया, खत्म होता बिल्कुल। जा रहा है। बिल्कुल ऐसे अब ही आप है। रोजाना न्यूज देखें, रोजाना आप अखबार पढ़ें तो रोजाना हजारों के हिसाब से डाइवोर्स हो रही है, हजारों के हिसाब से पूरे पाकिस्तान, कोई चंद दर्जन भी नहीं, हजार हो गई। उसकी रीजन ये है कि बर्दाश्त नहीं रहे। और जो बात की आईटी डिपार्टमेंट की, देखें आईटी से हर बंदा आज कोशिश कर रहा है कि जी मैं ऑनलाइन वर्क करके कमा लूं। बस सिर्फ 60% है जो कामयाब है, 40% फेल ही हो रहे हैं। ठीक है। देखा देखी की वजह से तो ये हल नहीं है। और खवातीन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती कभी भी मर्द के बगैर। बिल्कुल और जो ऐसे ही, राइट्स है ना, हम exactly। कहते हैं ये कानून निस्वा 1991 में बना, 1999 में बना है। ठीक है। ये उस वक्त आया है, लेकिन 1400 साल पहले हमारे इस्लाम ने औरतों को राइट्स दे दिए थे। और वो कानून निस्वा से बहुत ज्यादा राइट्स है। राइट से एक बिल्कुल। माँ का दर्जा अगर आप देखें तो जन्नत जिसके लिए पूरी दुनिया मर रही है, वो अल्लाह ने उसके पाँव के नीचे रख दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये औरत का दर्जा है, उसको हर तरह से अल्लाह ने एक दर्जा दिया है, उसे हक दिया है। तो हमारे मुआशरे में थोड़ा सा ना इस चीज को समझने की जरूरत है कि बिल्कुल किसके ऐसे ही। क्या राइट्स हैं। और हम अगर अपने वो राइट राइट्स की बात करते हैं सिर्फ। और अगर वो राइट समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है ये चीजें, ये मसले जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। चलते हैं सादिया के पास और उनसे पूछते हैं कि इस टाइम खवातीन का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे काम कर रही हैं, जो फैब में इनका इवेंट होने जा रहा है वो खवातीन के हवाले से ही है। तो वहाँ पे जब ये खवातीन को स्टॉल लगा हुआ देखती हैं, उनको इतना एक्साइटेड देखती हैं और उनके अंदर इतना हुनर देखती हैं, तो ये क्या कहती हैं कि हर खवातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और उनका इंडिपेंडेंट होना उनके लिए कहाँ कहाँ लाइफ में काम आ सकता है? साथी क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में ये कहूंगी कि खवातीन का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आजकल जिस तरह से महंगाई आप देखें कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो एक इनकम से, मतलब आप समझ लें कि अगर घर में सिर्फ हस्बैंड की इनकम से नहीं आप फुलफिल कर बिल्कुल। सकते, और बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं और मतलब अखराजात हैं, घर की जिम्मेदारी है, तो उसमें ये है कि जब फीमेल इंडिपेंडेंट होती है तो उसमें वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी चीजें हैं, अपने लिए वो अपने ऊपर जैसे अक्सर फैमिलीज में, बल्कि हमारे पास केसेस आते हैं, लड़ाइयाँ ही इस बात पे होती हैं, इसने मुझसे ब्रांड से शॉपिंग नहीं कराई, इसने कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया ना, बहुत ज्यादा हो गया है। और हमारा फिर ये है कि उनका जो हल्का भाव होता है, मतलब फ्रेंड्स में जब वो बैठती हैं, सोशल गैदरिंग्स में बैठती हैं, तो ये बात बहुत डिस्कस होती है, यार तुमने तो इतने का बैग लिया हुआ है, ये वाला सूट पहना हुआ है, ओ ये तो तुमने पहले भी पहना था। तो इस किस्म की जब चीजें रिपीट क्यों किया, तो वो फिर कॉम्प्लेक्स में जाती हैं और लड़ाई का भी बाइस बनती हैं। जब औरत खुद कमाना शुरू होती है तो वो अपनी छोटी छोटी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है, अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मेरे ख्याल से तो मतलब जरूरी है इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, ठीक है। उसमें उनकी एजुकेशन का होना जरूरी है, एजुकेशन वाइज या हुनर वाइज उनको होना चाहिए इंडिपेंडेंट? मैं तो वैसे बिजनेस को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, कि खवातीन का जो है वो बिजनेस करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन तो जाहिर है, एजुकेशन के बगैर बिजनेस भी नहीं होता। जब तक आपको नहीं अवेयरनेस होगी, नहीं समझ आएगा आप कैसे बिजनेस। लेकिन इन्हें जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास हुनर कमाल का है कि वो एजुकेशन को, उनके लेवल को क्रॉस करती हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बहुत सारी ऐसी खवातीन हमारे चैम्बर में भी हैं, बल्कि हमारी एक शबाना की सक्सेस स्टोरी है जिसको कुछ नहीं आता था, उसको बोलना भी नहीं आता था, और इस वक्त माशाल्लाह वो हमारे चैम्बर की सक्सेस स्टोरी है, उसको पता चल गया है। बल्कि उसने बड़ी मजेदारी की बात की अभी लास्ट मीटिंग में कि मुझे तो पता ही अब चला है कि मैं बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो ज्यादा अच्छे डिजाइन कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग्स कराते हैं तो उनका वो जो अंदर वाला आप एक कह रहे हैं ना कि वो हाँ। जो है वो खुल के सामने आता है, तो टैलेंट जो होता है टैलेंट उनका। जो होता है वो खुल के सामने आता है। तो वो कहती है जी आप लोगों ने, वो इतना दुआएं देती है और इतना माशाल्लाह वो खुश है। अभी वो एक एग्जीबिशन हो रही है इस्लामाबाद में, उसमें भी हम उसका स्टॉल है। ठीक है, तो हम जो है मैं समझती हूँ, और वो सीख जाती हैं, ठीक ऐसा है, ऐसा सीख जाती हैं ठीक है। खवातीन हाँ, ना, उनको और जब वो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो जी ऑब्वियसली वो डेफिनेटली जरूर वो सीखेंगे। सीख जाती हैं। अच्छा वकार साहब, आप दोनों से भी मेरा क्वेश्चन है कि आजकल एक बहुत बात भी हो रही है, शायद ही कहीं से अवेयरनेस आने लगी है, तो और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि जब शादी होती है तो उसमें निकाहनामा पढ़ना कितना जरूरी है। दोनों के लिए या सिर्फ आप क्या कहेंगे कि दोनों को पढ़ना चाहिए या एक को या किसी थर्ड पर्सन को? निकाह जब होता है तो अमूमन देखा जाता है बड़े ही उसको फिल करते हैं ना, पता लड़के को होता है कि निकाह में लिखा क्या जा रहा है, और ना ही पता होता लड़की को लिखा क्या जा रहा है। उनसे बस 3 दफा पूछा जाता है कबूल है, और वो कबूल करके खुश हो जाते हैं जी हमारी शादी हो गई। हमारे साथ बाकी जो इसकी देखिए असल कानूनी हैसियत देखी जाए तो ये हक है लड़के का और लड़की का, बिल्कुल, कि लड़की का हक महर कितना है वो खुद डिसाइड करे, ना कि उसके कफील करे, ठीक है। क्योंकि शादी उसकी है। और इसी तरह लड़का है, लड़के को भी होना चाहिए कि मैं क्या लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है देना, ना कि उसके बड़ों की। तो दोनों को चाहिए कि अपने हक जो राइट्स को यूज करें, और खातून को भी चाहिए कि वो निकाहनामा अच्छी तरह पढ़े बिल्कुल, मेरे लिए क्या मुस्तकबिल में मुझे कितना सेफ किया जा रहा है। और इसी तरह जो है आदमी, उसके लिए भी जरूरी है कि वो लिखे कि मैं क्या इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये दोनों के लिए जरूरी है, मैं कहता हूँ। ठीक हो गया। सादी, आप इस बात पे क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूंगी कि ये जितना मेल के लिए जरूरी है उतना फीमेल के लिए भी जरूरी है। हमारा एक आप देखें ना कि एक मिथ है कि औरत के पास मतलब जब निकाह हो रहा होता है उसी वक्त वो निकाहनामा आता है, वो साइन कर दिया सिर्फ, और उसको कहते हैं कि बेटा यहाँ साइन कर दो। उसको बस बता रहे होते हैं खड़े होकर, मतलब मेरा भी निकाह हुआ तो मुझे बता रहे थे यहाँ साइन करना है आपने, ठीक है। आपने पढ़ा था अपना निकाह? नहीं, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा ना, मैं वही बता रही हूँ। ठीक हो गया। पढ़ा मैंने भी नहीं था। ठीक है। तो वही ना कि निकाहनामा पढ़ना जरूरी है कि उसमें कितनी शिक्के हैं और उसमें दोनों के लिए क्या क्या राइट्स हैं, और वो अपने राइट्स को इस्तेमाल भी करें। मैं तो ये समझती हूँ कि निकाहनामा फिल करने से पहले दोनों के सामने ही बल्कि फिल किया जाए, बिल्कुल, उनसे पूछा जाए, बिल्कुल जाए, और फिर जाके वो डिसाइड किया जाए। मैं बल्कि सुबह ही एक वीडियो देख रही थी टिकटॉक पे, तो उसने कहा मैं साइन करने से पहले ही पढ़ूंगी। आज की पढ़ाई कोई ट्रेंड चल पड़ा है शायद। नहीं, ट्रेंड नहीं है ये, दरअसल एक सीरियल ऐसा चला जिसके अंदर शिक नंबर 16 के हवाले से कोई बात की गई और लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, और मेरा ख्याल है वो अवेयरनेस देने के लिए भी लोगों के लिए बहुत जरूरी था, और बहुत सारे लोगों ने तो मेरा ख्याल है अब इसको पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, अगर इसको हम नहीं फिलअप करते या नहीं पढ़ते इसको, तो इसके बाद में क्या नुकसान जो है वो आते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में? निकाहनामा तो बेस करता है। देखिए, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली ऐसे ही है। हस्बैंड वाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे का जीने मरने का, एक दूसरे की लायबिलिटीज उठाने का। तो अगर देखें, ये निकाहनामा एंड नहीं है, ये आपका स्टार्ट लाइफ का एक वो जस्ट आपका एक वो कहते हैं ना याददाश्त है आपकी जिंदगी के, आप हस्बैंड वाइफ हैं। पहले तो निकाहनामे नहीं थे। अगर आप पहले देखें तो ये तो अब जाके कागज पे आना, वरना पहले तो हमारे बुजुर्गों के निकाह होते थे, शरई निकाह होते थे, तो कोई लिखना वगैरह का रिवाज। तो इसमें मैं निकाहनामे को ही 100% नहीं कहता, इसमें ये कहता हूँ कि आपकी आपस में मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो जो हस्बैंड का होता है वो सब कुछ बीवी का है, और जो बीवी का है वो सब कुछ हस्बैंड का है। तो ये तो एक फॉर्मल सी, और अगर ये बात हम इतनी आसानी से मान ले कि वो जो सब कुछ है वो बीवी का और जो सब कुछ है वो हस्बैंड का, तो मेरा ख्याल है तो ये तो मसले ही ना, और आप जो लॉयर की सीट पे बैठे आपके पास कोई केस भी ना आए। ये तो नेचुरल सी बात है। वो जो केसेस आने की वजह है, ये मैं कहता हूँ ना अकली है। अक्लमंद लोग जितने भी मैंने देखे हैं वो कभी भी कोर्ट्स में नहीं आते, रिजॉल्व बाहरी कर लेते हैं। लेकिन दो ही चीजें हैं ना, इस्लाम भी आपको कहता है अगर आप लोगों की आपस में बनती है तो अपनी जिंदगी गुजारें, अगर नहीं बनती तो खुश असलूबी से आप लोग अलग हो जाएं। लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं कि आप अदालतों में जाएं। आप खुशी खुशी कहें जी हमारी नहीं बनती, आप खत्म करें, आपको राइट्स मिले हुए, तो उस राइट्स का फायदा उठाएं। लेकिन इस खुशी
हो जाती है कि जो हमारी औलाद है या जो जिनकी औलाद होती है वो कितना सफर करेगी, वो लोग ये भी भूल जाते हैं। देखिए, जब आपका मामला प्यार मोहब्बत से हो जाए तो उसमें औलाद टेंशन नहीं लेती, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे तैयार कर चुके थे औलाद के, जी बच्चों हमारी आपस में अब नहीं बन रहे, हम अलैदगी चाहते हैं। हमेशा जहाँ पे झगड़े होते हैं वहीं पे आपकी औलाद डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो क्यों है? इसमें सिर्फ मर्द ही कसूरवार नहीं है, औरत भी। औरत भी। मैंने कई जगह पर ऐसे देखे हैं कि खातून को मर्द ने टच भी नहीं किया और वुमेन सेंटर में जाके वो कंप्लेन कर देती है, हस्बैंड को अरेस्ट करा देती है। यहाँ तक भी देखा है कि ड्यूरिंग मैरिज हस्बैंड के घर में रहते हुए एक खातून ने अदालत से खुला ली, इद्दत पूरी की और आगे निकाह कर लिया। अब ये बताएं कि यहाँ पर मर्द कसूरवार है कि औरत? तो दोनों साइड पे ही गलतियां होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सादी, अगर मैं यही औरत की बात आपसे करूं, आया कि बगैर किसी को उससे टच भी नहीं किया और उसने जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दिया, जो भी, क्या औरत की आप इस साइकी के बारे में क्या कहेंगे? बदलाव कि मतलब वो इस हद तक अग्रेसिव हो जाती है, मतलब मैं जहाँ पे ईगो हर्ट होती है, मतलब वही बात आ जाती है ना, जहाँ पे आप चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो इग्नोर करते हैं। जब आप किसी चीज को सर पे सवार कर लेते हैं कि इसने मुझे ये कहा है तो इसका बदला मैंने इस तरह से लेना है, जब वो बदले वाली उसमें चली जाती है तो फिर वो कुछ भी कर गुजरती है। फिर वो चाहे उसको मतलब नाजायज भी इस्तेमाल करना पड़े अपने राइट्स का, तो वो करती है। अब वही बात है कि वो टच उन्होंने नहीं भी किया लेकिन वो खुद से भी कुछ करके तो चली जाती है। ठीक है। और एक और सवाल, जैसे इन्होंने बोला, वकार साहब ने बोला कि आप खुश असलूबी से अलग हो जाएं और बच्चे भी टेंशन में नहीं आते, आप अब कहें कि बच्चों हमारी नहीं बनती, क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये मैं समझती हूँ, चाहे आप खुश असलूबी से अलग हो जाएं और चाहे आप लड़ाई, हाँ ये जरूर हो सकता है कि खुश असलूबी से बच्चे बड़े हैं और उनको समझा दिया जाए, लेकिन किसी न किसी हद तक बच्चों पे असर पड़ता है। देखिए, डेफिनेटली ये माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बच्चों को दोनों ही चाहिए, किसी एक पे उनका गुजारा नहीं होगा, उनको दोनों साथ ही चाहिए, क्योंकि जो बाप की कमी है वो माँ पूरी नहीं कर सकती और जो माँ की कमी है वो बाप पूरी नहीं कर सकता। तो ये चीज समझने के लिए आपको कोर्ट कचहरी अदालत या मेरे चैनल या मेरा शो जरूरी नहीं है, ये आपकी अपनी एक थोड़ी सी सेंस की बात है कि अगर आप समझे, जिस तरह आपने अपनी लाइफ गुजारी है, कि आपके बच्चे बगैर माँ बाप के लाइफ कैसे गुजारेंगे। अच्छा सादी, अगर आपकी प्रोफेशन के हवाले से हम बात करते हैं, आपके पास भी कभी ऐसा कोई केस आया है जैसे औरत में मतलब कुछ नहीं किया और वो आके अपना बदला ले रही, जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी साइकी ये, उसने बदला लेना है, तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? देखें, मेरे पास एक आध केस इस तरह से आया है, इतने ज्यादा कोई नंबर ऑफ केसेस नहीं आए मेरे, गाइड जरूर कर। ठीक है। इस तरह करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप बेहतर यही है कि आप लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें, सुलह कर लें, ठीक है, मिल बैठ के डिसाइड कर लें। ठीक है। लेकिन एक और चीज भी मैंने देखी है, जो औरत डिसाइड कर लेती है ना अपने बैक ऑफ माइंड, वो उसको अटेम्प्ट जरूर करती है। वो मेरे पास आएगी, मुझसे वो चाहेगी कि मैं ही करूँ, इस तरह से उसको हेल्प करूँ, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी वो उस चीज को पूरा करने के लिए किसी और पे, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। जिसने माइंड बना लिया, माइंड बना लिया, माइंड बनाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा सादी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि खवातीन के लिए स्पेशली, कि हंसी खुशी रहें, कोशिश करें कि उनको अपनी बात को घर में ही मसला उनका हल हो जाए और वो बाहर उनको कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत ना आए, ताकि वो सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ गुजार सकें। ठीक हो गया। वकार साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगा, जैसे साल का एंड है, 2023 खत्म हो रहा है, 2024 स्टार्ट हो रहा है। जो 2023 में हमने गलतियां की, बिल्कुल, उसको एक्सेप्ट करें और उनको 2024 में ना दोहराएं। जो प्लान्स हमारे अधूरे रह गए उनको पूरे करें और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। यही मेरा प्लान है, थोड़ा सा मैसेज है। और मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ करते हैं, बिल्कुल, और एक फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक वहाँ पे भी अमन और अमान कायम करें। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, किसी एक मजहब में इंसानियत पर जुल्म हो रहा है,
वहाँ 2024 में वहाँ पर हम ना जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया पाए। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वक्त खत्म हो चुका है और जाते जाते दोबारा से मैं आपको यही कहूंगी कि जो आपने प्लानिंग्स की थी और आप 2023 में अचीव नहीं कर सके, वो आपने 2024 में जरूर अचीव करी है। क्योंकि टाइम, आप कह रहे हैं कि अभी मेरे पास बहुत है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ भी वैसी नहीं रहेगी, आपकी एनर्जी और आपका फोकस लेवल जो है वो भी सब टाइम के साथ साथ जो है डाइवर्ट हो जाएंगे, तो आप अपने गोल पे सही तरह से फोकस भी नहीं कर सकेंगे। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।